नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों पर इलेक्शन कमीशन की बैठक, रैली और रोड शो को लेकर जारी हो सकती है गाइडलाइन। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ होगा मंथन। यूपी में युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात, मुख्यमंत्री योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। 57 नायब तहसीलदार, 141 प्रवक्ताओं और 69 सहायक अध्यापकों को मिली जिम्मेदारी। लखनऊ में स्वरोजगार संगम कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री योगी ने 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को किया ऋण वितरण। कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अधिकारी कर्मचारी। शाहजहांपुर में दलित परिवार पर दबंगई, पीड़ित परिवार गांव से पलायन को मजबूर। सत्ता पक्ष के विधायक पर संरक्षण देने का आरोप, तो वहीं SC/ST आयोग ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। उत्तर भारत में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई ठंड, झांसी सहित कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी, तो मावठ होने से फसलों को होगा फायदा। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। तारीखों के ऐलान से पहले आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक जारी है। कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग ये बैठक कर रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच किए जा रहे चुनावों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण चुनाव आयोग को कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के हालात क्या है, वैक्सीनेशन की स्थिति और हालातों पर केंद्रीय सचिव की जानकारी के बाद ही चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा। तो यूपी में 6 चरण, पंजाब में 3 चरणों में मतदान की योजना है। क्या पूरी कार्यविधि रहेगी, इस पर अभी इलेक्शन कमीशन की बैठक जारी है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए चुनाव आयोग की अहम मीटिंग आज है और आज की मीटिंग कई बड़े फैसले लेकर आ सकती है। एक तो यहाँ पर तारीखों के ऐलान होने की भी संभावना जाहिर हो रही है, साथ ही कोविड के मद्देनजर जो चुनाव किए जा रहे हैं उसको लेकर भी एक क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है। क्या अभी जानकारी आ रही है इस मीटिंग से जुड़ी हुई आपके पास? जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के साथ साथ कोरोना ने भी दस्तक दे दी है और दस्तक दी है प्रचंड रूप से। और इसी के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, सपा ने और कांग्रेस ने बैक टू बैक अपनी कई बड़ी रैलियों को निरस्त किया है, उससे इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जब 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश आया था, उसने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकर ये बात की थी कि क्या चुनाव अभी हो सकता है। सभी पार्टियों ने अपनी रजामंदी दी थी, लेकिन कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं और बढ़ ऐसे रहे हैं कि दुगनी नहीं बल्कि चौगुनी गति से बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज जो चुनाव आयोग की बैठक है उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वर्चुअली संवाद किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या अभी भी चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि ये एक अहम बात होगी। क्योंकि चुनाव न सिर्फ ये चुनाव कराना, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ऐसा डिसीजन मान्य होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 5 से 6 चरणों में चुनाव होंगे और ये चुनाव अब जल्द होंगे। ऐसा नहीं है कि एक चरण होने के बाद दूसरा चरण बहुत जल्दी हो गया। तो इस बात पर भी बल दिया जाएगा कि चुनाव जो है वो जल्द हो, क्योंकि आचार संहिता भी आज की बैठक के बाद आचार संहिता की भी घोषणा हो सकती है संभवतः। और इसके बाद जो 5 से 6 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उनके फासलों को कम किया जाएगा, जो दिन होंगे उनके फासलों को कम किया जाएगा। और संभवतः ऐसी उम्मीद है कि मार्च से पहले होली के आसपास चुनाव को संपन्न करा के शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, क्योंकि मार्च के बाद देखा गया है कि मार्च होली के बाद ही कोरोना की जो ये लहर आती है वो और तेज गति से आती है। हालांकि अगर विशेषज्ञों की भी राय माने
तो जिन्होंने डबल डोज ली है उनकी जान पर तो खतरा नहीं है, लेकिन ये जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन, इसका खतरा बढ़ रहा है। तो इस बात को बिल्कुल भी चुनाव आयोग मद्देनजर रखेगा कि अगर चुनाव होते हैं तो कम समय में हो, जल्द से जल्द हो, लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए, और इसी के दृष्टिगत आज 5 राज्यों के सीएम को भी वर्चुअली संवाद कराया जाएगा और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी राय ली जाएगी कि चुनाव किस ढंग से कराया जाए। लेकिन आचार संहिता की भी घोषणा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आज या कल में ही हो सकती है। जय हिंद। जी बिल्कुल, चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल अब आपको सीधा लिए चलेंगे उत्तराखंड के गढ़वाल में, जहां पर विजय संकल्प यात्रा का समापन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन इसमें जारी है। आज यदि मैं आपके सामने यहां पर बोलने के लिए खड़ा हूं, मुझे भी लगता है यह विश्वसनीयता का संकट पैदा होने के कारण क्या मैं जो बात कहूंगा हमारी उत्तरकाशी की जनता उस पर पूरी तरह से विश्वास करेगी या नहीं करेगी? यह चोर हमारे मन में भी बैठा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रारंभ से, आदरणीय अडवाणी जी का नेतृत्व प्रारंभ से ही हम सबको प्राप्त हुआ है। बराबर यही सीख दी है लोगों ने कि तुम लोग यदि भारतीय जनसंघ में काम कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हो, तो याद रखना जनता के सामने वही वादे करना जिन वादों को पूरा किया जा सके, अक्षरशः पूरा किया जा सके। बहुत ज्यादा पीछे तो आपको नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन 2014 से लेकर अब तक 7.5 वर्ष हो गए केंद्र में हमारी सरकार को काम करते हुए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। भले ही हमारा कोई विरोधी क्यों न हो, इस सच्चाई को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। बहनों भाइयों, इन 7.5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की साख बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। आपके उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते होंगे, कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करने जाते होंगे, कुछ सैर सपाटा करने जाते होंगे। तो वहीं कौशाम्बी में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कोखराज के सकाड़ा मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिले की 658 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही 2000 करोड़ से तैयार होने वाले रामपथ गमन मार्ग की आधारशिला भी रखने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सभी उपस्थित जनों का स्वागत, अभिवादन और वंदन हम सब के लिए सुखद क्षण। भारत में उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित 57 नायब तहसीलदारों, 141 प्रवक्ताओं और 69 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद थीं। इस मौके पर उन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर पिछली सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नियुक्तियों में सिर्फ परिवार विशेष की पूछ होती थी, आम अभ्यर्थी सिर्फ तैयारी ही करता था। एक समय सीमा के अंदर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आप सभी का उसमें चयन हो गया। चयन में किसी प्रकार की सिफारिश, कोई लेन देन या किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव आपके साथ नहीं हुआ है। ये अपने आप में आज की उस प्रक्रिया में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की उस व्यवस्था के साथ जो 2017 के पहले एक चुनौती उत्तर प्रदेश के पास थी, उस चुनौती के कालखंड के दौरान इतनी साफ सुथरी प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर लागू करने में जो सफलता प्राप्त की है और उसका प्रतिफल आज आपका सफल यहाँ पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया के साथ आज आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको
इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के अंदर राजस्व प्रशासन में नायब तहसीलदार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तहसील प्रशासन और आम जन के बीच एक कड़ी का काम नायब तहसीलदार करता है। मुख्यमंत्री योगी प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर है, जो लगातार प्रदेश की जनता को राहत मिले इसके लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें सौगातें दे रहे हैं। और इसी क्रम में लखनऊ में स्वरोजगार संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने 5,06,995 लाभार्थियों को 4,314 करोड़ का ऋण वितरण किया। इसके बाद कोविड प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। लखनऊ की चिकन कारीगरी, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम, यानी हर एक जनपद का, गोरखपुर का टेराकोटा, हर एक जनपद की अपनी एक स्पेसिफिक पहचान, और उस स्पेसिफिक पहचान थी। बीच के कालखंड में उस स्पेसिफिक पहचान को समाप्त कर दिया गया। हमारी सरकार ने उसको पुनरुद्धार करते हुए उसकी मैपिंग करना, उसको एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना, और आज एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक ब्रांड बनाने के लिए एक उत्पाद को उस जिले के साथ जोड़ा है। ढेर सारी रोजगार के सृजन इसमें हुए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मानित करने, उनके प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिसके माध्यम से न केवल परंपरागत उद्यम, हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, बल्कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के अंदर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। तो यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर हुए हैं आईएएस अधिकारियों के तबादले। 13 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। अयोध्या के कमिश्नर को बदल दिया गया है। दरअसल जमीन खरीद मामले में उनका नाम सामने आया था। साथ ही 5 जिलों के डीएम भी इस तबादले में शामिल है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, अमेठी और शाहजहांपुर में इन सभी की नई तैनाती हुई है। यूपी के शाहजहांपुर में एक दलित परिवार गांव के ही दबंगों से इस कदर दहशत में है कि उसने अपने ही गांव से पलायन करने का फैसला ले लिया। यहां के अजीजपुर गांव में एक ही परिवार के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अपना सामान भरकर गांव से पलायन कर गए हैं। इस मामले को पुलिस राजनीति से जुड़ा हुआ बता रही है। तो वहीं एसटी के आयोग के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि वो सरकार और आयोग की तरफ से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे। साथ ही गांव से पलायन करने वालों का आरोप है कि दबंगों को सत्ता पक्ष के विधायक का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दबे कुचले गरीब बेसहारा लोगों की को जीना बिल्कुल मुहाल हो गया है और बहुत स्थिति खराब हो गई है और गुंडागर्दी जो है चरम सीमा पर है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आम लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर, सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लिखवाने की राजनीति कर रहे हैं और या फिर ठोको राजनीति चल रही है पूरी तरह से। हमने सीओ सदर को कहा है कि उसमें जाकर के मामले को देखें। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम देख करके निपटाएंगे। वो क्योंकि परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, प्रधान भी रहे हैं, जिला पंचायत मेंबर भी रहे हैं, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया तो निश्चित रूप से गलत है। पूरी तरीके से गलत है और झूठा है जी। पलायन की इसमें कोई बात नहीं है जी। जिस व्यक्ति के पलायन के संबंध में आप बता रहे हैं वो व्यक्ति एक शातिर अपराधी है जी। और ये जो है 2 वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच रंजिश का मामला है
जो कल्लू नाम का जो व्यक्ति बताया जा रहा है कि पलायन कर गया है, वो व्यक्ति उसके खिलाफ जो है निगोई थाने पे 4 मुकदमे ऑलरेडी लिखे हुए हैं और वो मारपीट के मामलों में और बलवा के मामलों में पहले भी जेल जा चुका है जी। वो वर्तमान प्रधान के खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहता कि दबाव को बनाने के लिए उसने पलायन की बात को। महराजगंज जिले के अधिकतर सीएचसी और पीएचसी बदहाली में है। कहीं गंदगी का अंबार है तो कहीं मरीज घंटों डॉक्टर्स के इंतजार में रहते हैं। इसकी पड़ताल आज एवन टीवी ने जमीन पर उतरकर की तो स्थिति का पता चला। जब एवन टीवी सीएमओ कार्यालय पहुंचा तो 10:30 बजने के बाद भी सीएमओ साहब का कार्यालय बंद मिला। यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि वे स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति से परेशान हो चुके हैं। अब तो आला अधिकारी भी उनकी बातों को नहीं सुनते। आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ऐसे में ज़िले में किस तरह की क्या तैयारी है, इसको लेकर हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया पूरी तैयारी तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई। लेकिन अभी हम उनके कार्यालय के सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी अपने कार्यालय पे लगभग 10:30 बज गया, लेकिन सीएमओ साहब अभी कार्यालय पे नहीं पहुँचे हैं। आपको बता दें, इनके पास जब भी फ़ोन किए तो ये इनका COG नंबर जल्दी रिसीव नहीं होता है। तो हमने अभी सीएमओ साहब से मिला, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी हो चुकी है और वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की भी प्रक्रिया लगातार चले। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, ज़िले में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं काफ़ी बदहाल है। इसको लेके मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसी भी तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इनके COG नंबर पे जब भी फ़ोन करें तो जल्दी इनका COG नंबर फ़ोन रिसीव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सीएमओ साहब बड़ी लापरवाही करते हैं। उनके कार्य प्रणाली पे भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक जैम पोर्टल जो आता है उसमें भी इनकी शिकायत आई है कि ये अपने रिश्तेदार पहचान वालों को ही नौकरी दिलाने का काम करते हैं। तो कई इनके ऊपर आरोप लगे। उन्हीं आरोपों को जानने के लिए आज हम महाराजगंज में के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने आए थे और उनसे बातचीत करना, लेकिन उन्होंने साफ बताने से मना कर दिया। और वहीं पे हम जब उनके कार्यालय के सामने आए तो अभी भी वो अपने कार्यालय पे नहीं पहुंच सके हैं। साथ ही साथ ज़िले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की क्या कुछ तैयारी, उसमें भी इनसे साफ तरह से जवाब नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इनका COG नंबर जल्दी उठता भी नहीं है। और इनसे किसी भी मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात तो इनसे साफ स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ये अपने लापरवाहियों के नाम से ज़िले में मशहूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं एवन टीवी संवाददाता महाराजगंज। महराजगंज में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। वर्तमान में जिले में कुल 27 मामले हैं, जिसमें से 2 मरीजों को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज त्रिपुरा से नेपाल घूमने गए थे, जहां से भारत वापस लौटते समय भारत नेपाल की सोलौनी सीमा पर जांच के दौरान ये दोनों कोविड पॉजिटिव पहले पाए गए। उन्हें कोविड अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। थर्ड वेव हम लोग की अभी कोरोना की शुरुआत हुई है। जनपद में अभी तक कुल 27 कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स हम लोगों को प्राप्त हुए। आज की डेट में 27 हमारे एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनमें से 2 लोगों की ओमिक्रॉन की पुष्टि अभी तक हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से की गई है। दोनों ही लोग हमारे जो है वो टूरिस्ट थे, जो नेपाल साइड से इंडिया में आ रहे थे बुद्धिस्ट सर्किट में। इसके अलावे हमारे अन्य अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के कार्य जो है वो हो रहा है और भी रिपोर्ट्स आने पे पूरी रिपोर्ट हम लोग के सामने हो पाएगी। पूरे देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना ने एक बार फिर से वापसी किया है और वहीं अब महाराजगंज जिला भी कोरोना की मार से जूझते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें, पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के लगभग 30 केसेस और ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिलने के बाद पूरे ज़िले में हड़कंप मच गया और ज़िले के आला अधिकारी इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रयासों में जुट गए। आपको बता दें, बीते दिन महाराजगंज पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी ने सार्वजनिक जगहों और बाजारों पर घूमकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करने के लिए जागरूक भी किया। आज हमारी डीएम से जब बात हुई तो डीएम ने कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल को लगातार पालन कराया जाए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की जा रही है, लोगों को मास्क पहनने की अपील की जा रही है।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरह से महाराजगंज जिले में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन कोरोना पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास करने में जुट गया है और सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन करा रहा है। इस समय मौसम कोहरे और बादल की गिरफ्त में है। यहाँ के कानपुर, मैनपुरी के साथ लखनऊ और आसपास के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिसके साथ मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 33 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे आगे भी और ज्यादा पारा लुढ़क सकता है। बरसात ने ठंड को बढ़ा दिया। झांसी के साथ ही फिरोजाबाद में ओले गिरने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ओलावृष्टि की वजह से ठिठुरन बढ़ी है। हल्की हवा ने ठंड को और भी अधिक बढ़ा दिया। झांसी में भी मौसम ने करवट ले ली है। यहाँ के बरुआ सागर और बबीना के ठकुरपुरा क्षेत्र में ओले के साथ भारी बारिश हुई, जिससे पारा भी लुढ़क गया। तो वहीं बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आई। उन्होंने फसलों के नुकसान की आशंका जाहिर की है। तो वहीं यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर आला अधिकारियों ने हापुड़ में मतदाता स्टॉक रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसपी दीपक भूकर के साथ जनपद के आला अधिकारियों की उपस्थिति रही। अधिकारियों के अनुसार चुनाव के बाद यहां पर नवीन मंडी स्थल में स्टॉक रूम बनाया जाता है। जनपद हापुड़ का मतगणना स्थल भी यहीं रहता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कमियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के आदेश दिए। खबर अब यूपी के बस्ती से, जहां के भवनान हरैया बस स्टैंड पर दबंगों ने 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला पहुंचकर। दरअसल यहां 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते एक युवक ने कुल्हाड़ी लेकर दूसरे गुट के युवक को दौड़ा दिया। जान आफत में देखकर लड़के ने मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग निकला। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने बाइक पर तोड़फोड़ कर उसको आग के हवाले कर दिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।